अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें चैप्टर 2 में है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड के जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो किस तरह से बनेगा। इसमें सेक्शन 4 में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है क्या। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरह का हो सकता है। एक तो ये जो हैंड टू हैंड हो जाए यानी कि सेल जो प्रेजेंट पर हो रही है, या सेकेंडली किस तरह से हो सकता है कि अग्रीमेंट टू सेल हो यानी फ्यूचर पर डिपेंड करता हो कि वो अग्रीमेंट हो रहा हो कि हम फ्यूचर में सेल करेंगे अभी नहीं, और जो सेल हो रहा हो वो प्रेजेंट पर हो रही है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या तो प्रेजेंट पर के लिए हो रहा है या फिर जो फ्यूचर में हमारी सेल होगी उसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वर्ड सेल जो है वो एक नाउन है। इट मीन्स वो काम जो अभी हो गया है तो उसका एक नाम है। ठीक है, और जबकि अग्रीमेंट टू सेल मतलब जो हम फ्यूचर में अग्री करते हैं कि हम सेल करेंगे। ठीक है, और सेल SELL जो है वो वर्ब है यानी कि एक्शन। तो ये जो हम फ्यूचर में काम करेंगे उसके लिए अग्रीमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें होती हैं या फिर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आप बोलते हैं आई वांट टू सेल समथिंग। आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं अपनी, तो फिर वहाँ यूज़ होता है SELL वाला सेल जो आपका एक वर्ब है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू सेल समथिंग। जबकि SAL ही क्या होता है, कोई चीज़ सेल पर लगी होती है तो दिस इज़ फॉर सेल और दिस इज़ ऑन सेल। ठीक है, ये तो ग्रामेटिकली और लिटरली इसकी बात हो गई। जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 भी इसी की मीनिंग लेता है इसमें, इसीलिए अक्सर स्टूडेंट्स इसमें बहुत गलती कर देते हैं कि सेल लिखते हैं और साथ साथ अग्रीमेंट टू सेल की भी सेम स्पेलिंग लिख देते हैं SALE, जबकि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 बताता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वे बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफ़र। मेन बात यह है कि जहाँ पर सेलर ट्रांसफ़र करे या अग्री करे कि वो ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी को बायर को। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर प्राइस और फॉर पर्टिकुलर कंसिड्रेशन। और हमें पता है कि सेल्स ऑफ गुड्स में जो कंसिड्रेशन होती है वो मनी कंसिड्रेशन होती है ओनली, एंड प्राइस इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लाजमी प्राइस होनी चाहिए क्योंकि हमने ये भी इंटरप्रिटेशन क्लोजेस में पढ़ लिया। और इसमें बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वो है जहाँ एक सेलर, ठीक है, वो या तो सेल कर दे कोई चीज़ यानी कि ट्रांसफ़र कर दे। अब ट्रांसफ़र किस चीज़ का, प्रॉपर्टी का। अब प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है हैंड टू हैंड। ठीक है, या तो फिर सेलर उसकी प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो हैंड टू हैंड आपको ट्रांसफ़र कर दे, उससे सेल कहेंगे। या फिर अग्री टू ट्रांसफ़र हो यानी कि वो अग्री करे कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ये ऑनरशिप जो है उसकी फ्यूचर में आपको दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पर जब भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात आती है इट मीन्स कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की बात होती है सेल्स ऑफ गुड्स में। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो सेलर है वो ट्रांसफ़र कर दे या तो फिर बायर को हैंड टू हैंड प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स, या तो फिर ये करे और फ्यूचर में वो प्रॉमिस करे कि मैं आपको वो अग्री कर ले कि मैं आपको सेल जो है फ्यूचर में करूँगा इसकी, यानी कि फ्यूचर में जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगी। और इसी के अगेंस्ट में बायर भी है कि वो बायर जो उसी टाइम पर हैंड टू हैंड उसे चीज़ को ले ले या फिर अग्री टू बाय करे। हमने यही डेफिनेशन में पढ़ा है सेलर की भी और बायर की भी। सेलर वो होता है जो एक तो हैंड टू हैंड दे दे, या फिर और हमने पढ़ा कि अगर फ्यूचर में वो ये अग्री करे कि मैं दूंगा। इसका मतलब सेल्स एंड अग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, वो यही है कि जब सेलर और बायर हैंड टू हैंड उसी टाइम पर प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र हो जाए यानी कि ऑनरशिप भी बायर के पास चले जाए, उसे कहते हैं सेल। और अगर वो फ्यूचर में हो यानी कि अभी सेलर और बायर दोनों के दोनों जो हैं वो अग्रीमेंट करें खाली कि हम ये फ्यूचर में काम करेंगे, मतलब कि सेलर जो बायर है वो सेलर से कोई चीज़ ऐसी मांगे जो फ्यूचर में बनेगी, अभी तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो फिर जब वो चीज़ डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगी तब सेलर उसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो यानी कि अग्रीमेंट टू सेल होता है कि वो काम हम फ्यूचर में करेंगे, अभी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब वो काम फ्यूचर में हो जाएगा यानी कि अग्रीमेंट टू सेल कब बनेगा,
जब कोई भी जो पर्टिकुलर कंडीशन या डेट है जिस पर वो काम हो जाएगा, यानी कि जिस टाइम पे वो अग्रीमेंट करते हैं कि हम ये सेल करेंगे, उस दिन अगर वो अग्रीमेंट जो है वो पूरा हो जाता है तो तब वो सेल कहलाएगी। ठीक है, तब वो सेल कहलाएगी। लेकिन अगर अभी तक नहीं हुआ, मतलब कि फ्यूचर गुड्स पर है, तो वो तब तक के लिए अग्रीमेंट टू सेल ही होगी। इसी तरह जो है इस सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में भी बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। इसी तरह के एब्सोल्यूट कब होगा, जब सेल हो रही हो, क्योंकि हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो सेल हो रही हो प्रेजेंट पर, या अग्रीमेंट टू सेल हो रहा हो यानी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 कह रहा है इसका कि अग्रीमेंट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है या कंडीशनल भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट हो रहा है, इसका मतलब सेल हो रही है जो अभी हो रहा है। कंडीशनल जो है वो अग्रीमेंट टू सेल पर है, उसमें क्योंकि हम कोई ना कोई कंडीशन होती है कि अभी कोई काम अभी हुआ नहीं होता, तो हमने कंडीशन रखी होती है कि ये जो गुड्स हैं वो जब तक डिलीवरेबल स्टेट में जो है 1 वीक लग जाएगा इन्हें होने में, आने में, तब हम आपको देंगे, या एक टाइम होता है उस हिसाब से। तो वो अग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो कंडीशनल होता है, और जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उस टाइम पे। लेकिन हाँ, अग्रीमेंट टू सेल जो है, जिसे मैंने अभी बताया कि कंडीशनल होता है, वो भी एब्सोल्यूट बन सकती है। और वो कब एब्सोल्यूट बनेगी, वो तभी जब वो अग्रीमेंट टू सेल का कंडीशन या जो टाइम था वो पूरा हो जाएगा, तो वो भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। इसके बाद सबसेक्शन 3 बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है उसमें प्रॉपर्टी जो होती है गुड्स की, वो ट्रांसफ़र होती है सेलर टू बायर में, अगर हैंड टू हैंड। अब प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना, इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की बात हो रही है जनरली। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पर एज ऑनरशिप बात हो रही है कि अगर सेलर बायर को एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही उसे एक चीज़ दे देता है, उसकी मतलब ऑनरशिप जो है वो भी ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो सिंपली सेल है। और अग्रीमेंट टू सेल में ये होता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है गुड्स की, वो फ्यूचर में होती है। बस मेन डिफरेंस यही है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद ये कि जो ऑनरशिप है वो सेल में, मतलब कि जो प्रेजेंट में सेल हो रही है वो हैंड टू हैंड हो जाती है। यानी कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले सेलर जो था वो ऑनर था उस प्रॉपर्टी एंड गुड्स का, लेकिन जब वो सेल हो जाती है तो वो ऑनर कौन बन जाता है, बायर। ये हैंड टू हैंड हो जाता है। ठीक है, जबकि अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि फ्यूचर में समझें, जो बायर है वो फ्यूचर में ऑनर बनेगा, अभी वो ऑनर नहीं बना उन गुड्स का जो वो ख़रीदने चाह रहा है फ्यूचर में। अभी वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आए, वो अभी फ्यूचर में मिलेंगे उसे, तो जब वो उसे गुड्स मिल जाएंगे तब वो ऑनर बनेगा। अनटिल दैट टाइम सेलर ही उन गुड्स का ऑनर है। इसीलिए जो ऑनरशिप है वो सेल में तो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर टू बायर, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में मीडिएट तौर पर होती है, यानी कि फ्यूचर में पर्टिकुलर टाइम पीरियड और कंडीशन पर बेस करती है कि अगर वो पूरी हो जाएंगी तो वो अग्रीमेंट टू सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो गुड्स हैं उनकी ऑनरशिप बायर के पास चली जाएगी। इसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो लाजमी उस पर होने चाहिए ही। इसमें सबसे पहली बात तो जनरली यही है कि अग्रीमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है 2 और मोर देन 2 पार्टीज़ लाजमी होंगी, तभी वो अग्रीमेंट भी होता है। और अग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए भी यही है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ तो लाजमी हो। एक बंदा खुद ही सेलर नहीं हो सकता और ख़ुद ही बायर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब सेल भी वो खुद कर रहा हो और बायर भी वो खुद, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इस तरह से हो सकता है कि मिसाल के तौर पे किसी ने कोई चीज़ ख़रीदी है किसी से, और जिसने जो चीज़ ख़रीदी है वो 2 बंदों ने मिलकर ख़रीदी है। ठीक है, यानी कि जो सेलर, जो बायर्स हैं ना वो 2 हैं और सेलर 1 है। उन लोगों ने अगर दोनों ने पैसे मिलाकर कोई चीज़ ख़रीदी है, मतलब कि जो पेमेंट की वो दोनों ने हाफ़ हाफ़ की, यानी कि दोनों जो हैं वो एक चीज़ के को ऑनर्स हैं। ठीक है, तो फिर बाद में ये होता है कि उनमें से एक ऑनर जो होता है वो कहता है कि मैं अब ये चीज़ यूज़ नहीं करना चाहता, तो फिर ये मैं आपको बेचना चाहता हूँ। तो इसका मतलब, और जो सेलर है को ऑनर जो दूसरा है वो उससे ख़रीदता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सेलर ही बायर है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सेप्शन है, वो भी बहुत थोड़ी सी टेक्निकल बात है अगर समझ आ जाए तो, कि सेलर और बायर एक ही बंदा किस टाइम पे हो सकता है। वरना ये जनरल रूल है कि सेलर जो है वो खुद ही
बायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट मीन्स कि देयर मस्ट बी अ सेलर एंड बायर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली इसमें बताया गया है कि जो सब्जेक्ट मैटर होगा ना उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए लाजमी, इमूवेबल ना हो, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था। क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर में आती है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर में आती है। अब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टिंग गुड्स पर भी हो सकती है, और या तो फिर जो फ्यूचर गुड्स पर भी हो सकती है, या कंटिंजेंट गुड्स पर भी हो सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एक इसेंशियल एलिमेंट है। इसके साथ साथ सबसे मेन जो हमने वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 25 में भी, कि विदाउट कंसिडरेशन देयर इज़ नो अग्रीमेंट और नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नो कंसिडरेशन नो अग्रीमेंट, दिस इज़ अ रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि हमने सेक्शन 3 में देखा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के, कि जो रूल्स अगर खुद नहीं कहे गए सेल्स ऑफ गुड्स में कि ये अप्लाई नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट के, वो सब इसमें अप्लाई होंगे। इसका मतलब जो कंसिडरेशन और जो हमारे जनरल रूल्स हमने एसेंशियल उसके भी पढ़े हैं, वो सारे के सारे इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी अप्लाई होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो मनी कंसिडरेशन है, ये बात हमें याद रखनी है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हमने पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरली, वो सब में कंसिडरेशन जो है वो बहुत सारे प्रोमिस मिलकर भी हो रहे थे और रेसिप्रोकल प्रोमिस भी हो रहे थे, वो ज़रूरी नहीं था कि मनी कंसिडरेशन पर ही डिपेंड करते हों। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जब बात हो रही है तो यहाँ का इसका मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ये है कि जो कंसिडरेशन होगी वो किसी ना किसी प्राइस पर होगी, क्योंकि प्राइस इज़ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब वो प्राइस चाहे तो इमिडिएटली हो रही है पे, या चाहे तो फ्यूचर पे डिपेंड करती है, मतलब कि फ्यूचर पर ज़ाहिर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो फ्यूचर पर ही उसे पेमेंट भी करेगा, इस तरह का हो सकता है। लेकिन पेमेंट लाजमी, जो प्राइस है वो कंसिडरेशन है इसकी, ये इसका एक एसेंशियल है। इसके बाद फोर्थली ये है कि जो ऑनरशिप है वो प्रॉपर्टी की वो लाजमी चेंज होनी चाहिए। यानी कि अगर सेल हो रही है तो सेल में ये होता है कि जो ऑनर होता है वो सेलर होता है पहले, लेकिन जब उसने सेल कर दी तो बायर जो है उसके पास उन गुड्स की ऑनरशिप चले जाती है। सेक्शन 5 में भी बताए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा कैसे, तो उसमें भी जनरली यही कहा गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो या तो फिर ऑफ़र दी जा रही हो, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, ऑफ़र दी जा रही हो बाय करने की या सेल करने की, क्योंकि बायर भी तो ऑफ़र कर सकता है या सेलर भी तो ऑफ़र कर सकता है। जब बायर सेलर ऑफ़र कर रहा है किसी गुड्स को बाय करने की, तो फिर सेलर को एक्सेप्ट करनी है। अगर सेलर किसी चीज़ को सेल करने के की ऑफ़र दे रहा है तो बायर को एक्सेप्ट करनी है, यानी एक्सेप्टेंस लाजमी है। एंड फॉर द कंसिडरेशन, और वो कंसिडरेशन क्या होगी, वो प्राइस कंसिडरेशन होगी, ये सेक्शन 5 में भी बताया गया है। और साथ सेक्शन 5 में ये भी बताया गया है कि अगर सेल हो रही है तो इमीडिएट ट्रांसफ़र होगा। जाहिर सी बात, हमने पहले भी पढ़ा कि जो इमीडिएट डिलीवरी होगी कुछ की, यानी कि जो ऑनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगी, और इस तरह पेमेंट भी, ठीक है। और अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो फ्यूचर पे डिपेंड करती है और फ्यूचर पर ही पेमेंट भी होगी। लेकिन सेक्शन 5 में साथ ये भी बताया गया है जो प्राइस जो है वो इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है और डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है। ये डिलीवरी जो इंस्टॉलमेंट या प्राइस इंस्टॉलमेंट का आगे डिटेल में सेक्शंस में है वैसे, ठीक है। और साथ साथ इसके ही सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि वो भी जनरली हमें पता ही है पहले ही कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तो एक्सप्रेस्ड होता है और एक इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेसली वो जो हम रिटन या वर्बली बोलते हैं, और इम्प्लाइडली वो जो हमारे यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस से मालूम हो जाता है, उनसे इम्प्लाइड कहते हैं। तो ये था सेक्शन 4 और 5 का निचोड़। 4 में तो जनरली बस बताया गया था सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है और उसके एलिमेंट्स इसेंशियल। और सेक्शन 5 में ये भी बताया गया कि सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा किस तरह। तो हमने देख लिया कि जनरली, और जो इसमें सेक्शंस नहीं बताए गए यानी कि जो इसेंशियल्स नहीं बताए गए, वो जनरली वही वाले अप्लाई होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में थे। क्योंकि हमने सेक्शन 3 में भी पढ़ा कि जो चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं, अगर बाकायदा ये बोला नहीं गया कि ये बात कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मिलेगी, तो उसको छोड़कर सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो रूल्स हमने पढ़े थे 75 तक, वो सब के सब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एप्लीकेबल हैं। अगर ख़ुद
किसी सेक्शन में ये नहीं लिखा गया है बाकायदा कि ये जो है सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मिलाया जाएगा, तो वो अलहदा बात है, ठीक है। तो एलिमेंट्स में हमने जनरली वही देखा जैसे पहले था कि एग्रीमेंट होगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगी, सेलर होना चाहिए, बायर होना चाहिए। अब जो नहीं है वो कौन सी बात है, वो यही कि कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टीज़, ठीक है। और लीगल ऑब्जेक्ट, तो लीगल कंसिडरेशन हो रही हो, और साथ साथ पॉसिबिलिटी हो उसको परफॉर्मेंस देने की। इस तरह के जो सारे हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, कंसेंट वगैरह, कोई ना हो, फ्री कंसेंट हो, वो सब इसमें एप्लीकेबल होगा। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।